जय श्री राधे फ्रेंड्स। रूपाली ने कहा, क्या हुआ नक्श, क्या देख रहे हो? नक्श ये सुनकर थोड़ा होश में आया और ना में अपना सिर हिला दिया। रूपाली ने एक ज्यादा गौर नहीं किया, पर नक्श आन्या को देखकर सोचने लगा, ये लड़की कितनी जानी पहचानी क्यों लग रही है मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे खूबसूरत सी लड़की को मैं जानता हूँ। अजीब है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये आखिर ये लड़की है कौन। नक्श जितना आन्या की खूबसूरती से अमेज था, उतना ही उसके चेहरे को देखकर काफी कंफ्यूज्ड लग रहा था। तभी अचानक रूपाली की नजर चंचल पर पड़ती है, जो स्टेज की तरफ देख रही थी। चंचल को देखकर वो हैरान होकर बोली, अब ये यहाँ पर क्या कर रही है? चंचल को देखते ही वो तुरंत उसे पहचान गई थी। भला उसे कैसे भूल सकती थी, इसकी वजह से ज्वेलरी शॉप में उसकी कितनी बेइज्जती हुई थी। रूपाली की आवाज में नक्श का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया तो नक्श ने भी इस डायरेक्शन में देखा। चंचल को देखकर वह भी हैरान था। उसने कहा, शायद एग्जीबिशन में आई है, शायद इसको भी पेंटिंग्स खरीदनी है। ये सुनकर रूपाली एकदम से कड़क हो गई, इसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, इस बार मुझे ही जीतना है, मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। इस बार वो पेंटिंग हम ही लेंगे। नक्श ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स माय लव, वो पेंटिंग हम ही लेंगे, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। रूपाली मुस्कुरा दी और उसने नक्श का हाथ को हग करते हुए कहा, थैंक यू बेबी, आई लव यू सो मच। उसके बाद जल्द ही कंपटीशन शुरू हो चुका था। जैसे ही कंपटीशन शुरू होने की अनाउंसमेंट हुई, सारे पेंटर्स अपने अपने पेंट्स को लेकर अपनी कल्पनाओं में गुम हो गए और अपनी कल्पनाओं को सामने पेपर शीट पर उतारने लगे। ये वो कंपटीशन था जहां दुनिया के सबसे प्रतिभागी पेंटर्स ने हिस्सा लिया था। थीम थी प्राकृतिक खूबसूरती। हर कैनवास जैसे किसी कहानी को बयां कर रहा था और हर पेंटर अपनी कला को इस तरह से पेश कर रहा था जैसे यह उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल हो। इन्हीं बड़े बड़े नामों के बीच एक साधारण सी लड़की आन्या भी खड़ी थी। उसका यह पहला कंपटीशन था। भीड़ में वह जैसे अदृश्य सी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। उसने खुद को साबित करने की ठानी थी। उसकी कला उसकी आत्मा की आवाज थी और यह मंच उसके सपनों को उड़ान देने का। सब लोग बड़े ही एक्साइटेड होकर पेंटर्स पर नजर जमाकर बैठे हुए थे। एक नजर सारे दर्शकों पर डाली जो उन्हें देख रहे थे। अंदर ही अंदर यह नर्वस हो रहे थे। फिर उसने डीडी को याद किया और उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हुई। उसे यह करना ही था, डीडी ने उस पर भरोसा किया था, उसे करना ही होगा। आन्या ने अपनी जगह संभाली। उसने अपनी रंगों की पेटी खोली और कैनवास पर एक खाली जगह को देखा। वहां खड़े खड़े बड़े पेंटर्स जैसे ही अपने ब्रश चलाने लगे, हॉल में एक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई इन अनुभवी पेंटर्स की कला को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन आन्या के लिए यह पल अलग था। उसकी आंखें बंद थी। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक प्राकृतिक खूबसूरती को महसूस किया जिसे वह कैनवास पर उतारना चाहती थी। वह लोग आइलैंड पर थे तो डीडी ने पूरे आइलैंड की सैर करवाई। वहां से सबसे खूबसूरत जगह है, जहां तक कि बड़े बड़े जंगल भी उसे दिखाए। प्रकृति का इतना खूबसूरत नजारा उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस नजारे को जैसे अपनी आंखों में भर लिया था। अब आंखें बंद करके उस तस्वीर को वह एक बार फिर से याद कर रही थी। आन्या ने ब्रश उठाया। धीरे धीरे उसने रंगों को कैनवास पर बिखारना शुरू किया। उसके हर स्ट्रोक में उसकी भावनाएं झलक रही थी। उसने पहाड़ों को एक माँ की तरह दिखाया, नदियों को जीवन दायिनी के रूप में और सूरज की किरणों को एक नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में। उसकी पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि एक कहानी थी जो देखने वाले को अपने साथ खींच रही थी। उसने अपनी पेंटिंग्स में हर छोटे से छोटे तत्व पर ध्यान दिया। उसने पेड़ों पर बैठी चिड़िया को, बहते झरने को की चमक को और पहाड़ों की ऊंचाइयों को इस तरह से उकेरा जैसे वह तस्वीर नहीं बल्कि सजीव प्रकृति का दृश्य हो। उसकी पेंटिंग्स में जीवन था, एक आत्मा थी। काफी देर तक हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था। चंचल भी थोड़ी नर्वस होकर देख रही थी, लेकिन उसे आन्या का पर पूरा भरोसा था। वहीं दूसरी तरफ रूपाली और नक्श ने कहा, वैसे बेबी तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? नक्श ने जवाब दिया, कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं। आन्या के दिल की धड़कनें काफी तेज थी, मगर फिर भी वह बार बार डीडी के बारे में सोच रही थी। उसके बारे में सोचकर उसे हिम्मत आ रही थी और उसने प्रकृति की वह सारी सुंदरता जो अपनी आंखों में उस आइलैंड पर भरी थी
उन सारी सुंदरता को जैसे वह ब्रश के जरिए अपनी पेंटिंग में उतारने लगी थी। उसके हाथ इतनी स्पीड से चल रहे थे, कभी कभी तो वह अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रही थी। यह देखकर बाकी के पेंटर्स भी थोड़ा चिंता में आ गए और वह लोग भी अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी पेंटिंग्स तैयार करने लगे। तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आन्या की पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई और कंपटीशन भी उस वक्त तक खत्म हो गया। जैसे ही पेंटिंग की कंपटीशन के खत्म होने की घोषणा हुई और अलार्म बजा, सारे पेंटर्स ने अपने ब्रश वापस उसी जगह पर रख दिए। अब बारी थी उनकी पेंटिंग्स को जज करने की। हर पेंटिंग अपने आप में अनूठी थी, लेकिन विनर तो किसी एक ही की पेंटिंग को देना था, जिसे यहाँ पर आए हुए बड़े बड़े वीआईपी जज अपनी मंजूरी देने वाले थे। जजों की पूरी ट्रॉली ने एक एक करके सभी पेंटर्स को पेंटिंग को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। माहौल में काफी टेंशन पैदा हो गई। धीरे धीरे वह सबकी पेंटिंग्स को और उनकी छोटी छोटी बारीकियों को नोट कर रहे थे। दर्शक भी बेचैन थे यह जानने के लिए आखिर कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी और किसको विनर की उपाधि दी जाएगी। जब आन्या की बारी आई तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही उसने अपनी पेंटिंग से पर्दा हटाया, जज उसकी पेंटिंग को देखकर हैरान हो गए। प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य वो भी साक्षात पेंटिंग में उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ इतना बढ़िया क्वालिटी और इतनी बारीक तरीके से बनाया गया था कि वह लोग फर्क ही नहीं कर पा रहे थे कि ये पेंटिंग है या कोई रियलिटी नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अंदर हाथ डालेंगे और इस दुनिया में पहुंच जाएंगे। ओ माय गॉड, यह तो एचडी पेंटिंग को भी फेल कर रही थी। एक जज ने कहा, ओ माय गॉड, दिस इज मार्वलस। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी क्लियर और इतनी खूबसूरत पेंटिंग कभी नहीं देखी। जज आपस में धीमी आवाज में एक दूसरे से डिस्कशन करने लगे। उनकी बातचीत किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी, मगर वह लोग काफी सीरियस और शॉक लग रहे थे। उन्हीं के बीच में वह आदमी भी मौजूद था जिसने आन्या को इनवाइट किया था। वह बूढ़ा आदमी आंखों की चमक बता रही थी कि आन्या ने उसे डिसअपॉइंट नहीं किया। जल्द ही हर पेंटर की पेंटिंग को पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर जज के द्वारा दिए गए नंबर्स के साथ शो किया गया। 5 जज अपनी तरफ से 10 में से 10 नंबर में से पेंटिंग्स को नंबर देने वाले थे। तब तक की सभी पेंटिंग्स में से किसी की भी हाईएस्ट नंबर 10 नहीं थे, 8 से ज्यादा नहीं थे। मगर जब अंत में आन्या की पेंटिंग की बारी आई तो चंचल और आन्या दोनों ने अपनी फिंगर क्रॉस कर ली। दोनों की धड़कनें नर्वस होकर तेज हो गई थी। तभी आन्या की पेंटिंग स्क्रीन पर जैसे ही फ्लैश हुई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर पेंटिंग! ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग बोल रही है। अंदर से जो पंछी बने हुए ऐसा लग रहा था उनकी आवाज दर्शकों के काने में गूंज रही है। जो झरना बह रहा है ऐसा लग रहा था कि पानी के गिरने की आवाज की गूंज सुनाई दे रही। इतनी सजीव पेंटिंग आज तक किसी ने नहीं देखी थी। रूपाली ने जब वो पेंटिंग देखी तो वो शॉक होकर बोली, ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। नक्श भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो पेंटिंग वाकई में एक मास्टरपीस थी। पर सभी जज की तारीफ से 10 में से 10 नंबर शो किए गए। हॉल में एक बार फिर से पूरा सन्नाटा छा गया। आन्या और चंचल की आंखें तो फटी की फटी रह गई। इतने नंबर तो किसी ने भी किसी पेंटर को नहीं दिए थे। सब जजेस ने पूरे नंबर दिए थे आन्या की पेंटिंग को। ये उनके ख्यालों से भी बाहर था। एकदम से पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आन्या इतनी खुश हो गई कि बस पूछो ही मत। चंचल ने खुशी से नाचने वाली थी। किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया और जोर जोर से तालियां बजाने लगी। रूपाली ने नक्श से कहा, बेबी ये पेंटिंग मुझे चाहिए किसी भी हाल में। नक्श ने कहा, चिंता मत करो, ये हमारी ही होगी। उसके बाद जजेस ने आन्या को स्टेज पर इनवाइट किया और उसके बाद उसे विनर का अनाउंस किया। जैसे ही आन्या को विनर अनाउंस किया गया, आन्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तो आज इस कॉम्पिटिशन के विनर है मिस एडी। आन्या ने अपने ओरिजिनल नाम को फॉर्म में नहीं भरा था, एडी भरा था और अनमैरिड बताया था, क्योंकि वो अभी भी ये सब कुछ सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी। इनाम की ट्रॉफी आन्या के हाथ में दे दी गई। उस ट्रॉफी को अपने हाथ में पाकर आन्या का दिल खुशी से पिघल गया। ये उसकी जिंदगी की पहली अचीवमेंट थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आन्या अपने मन ही मन बोली, देखा बेबी, तुम्हारे डैडी हमारे लिए कितने लकी हैं। हम रात को घर जाके उनके साथ यह ट्रॉफी सेलिब्रेट करेंगे। आन्या को विनर अनाउंस करने के बाद अब उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की बोली लगने का वक्त आ गया था। तो सारे दर्शक
अपनी अपनी पीठ कसकर बैठ गए थे, क्योंकि ये पेंटिंग्स तो हर किसी को हर कीमत पर चाहिए थी। होस्ट ने माइक पे बोला, तो अब बारी है इस मास्टरपीस की बोली लगाने की। इसकी शुरुआती कीमत जजेस ने डिसाइड की है 50 लाख रुपए। आन्या काफी नर्वस होकर यहाँ अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई, जो कि जजेस के बगल में लगी हुई थी। जल्द ही आन्या की बनाई हुई पेंटिंग्स को जजों के बीच सबके सामने रखा गया और पीछे स्क्रीन पर उसकी पूरी पेंटिंग्स के खूबसूरत से दृश्य को वहां बैठे दर्शकों को दिखाया गया, ताकि वे उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठा सके। होस्ट ने अनाउंसमेंट की, इस पेंटिंग की शुरुआती कीमत तय हुई है 50 लाख रुपए। यह सुनकर सारे दर्शक थोड़े हैरान हो गए। आन्या भी हैरान हो गई। आन्या के हैरान होने की वजह यह थी कि यह कीमत कुछ ज्यादा ही थी। यह सिर्फ एक मामूली सी ही तो पेंटिंग है, इसकी इतनी ज्यादा कीमत कैसे? वहीं दर्शक इस बात को लेकर हैरान थे कि इतनी खूबसूरत मास्टरपीस की कीमत आखिर इतनी कम कैसे हो सकती है। होस्ट ने कहा, हाँ मुझे पता है कि इस पेंटिंग की कीमत आप लोगों को बहुत कम लग रही है। इतनी सुंदर मास्टरपीस की कीमत तो करोड़ों में पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमारे जजेस ने इसकी शुरुआती कीमत केवल लाखों में रखी है, ताकि यहाँ पर आया हुआ हर इंसान इस ऑक्शन में अपना योगदान दे सके। उसके बाद धीरे धीरे पेंटिंग्स की बोली को आगे बढ़ाया गया। एक आदमी ने अपने हाथ को ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाया, 60 लाख। सब लोगों ने उस आदमी की तरफ देखा, जो चेहरे पर एक गौरव भरी मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। उसकी नजरें इस वक्त स्क्रीन पर लगी हुई थी और स्टेज के बीचों बीच रखे उस मास्टरपीस पर। यह खूबसूरत पेंटिंग लाजवाब है। अगर उन लोगों ने इसे ले लिया तो उनके घर या ऑफिस की शान बन सकती है। कोई भी पीछे नहीं हटने वाला था। धीरे धीरे लोगों की बोली बढ़ती गई। एक ने खड़े होकर कहा 70 लाख। फिर एक और बिजनेसमैन ने कहा 90 लाख। चंचल हैरान होकर यह सब कुछ देखते हुए सोच रही थी, ओ गॉड, यह बोली तो बढ़ती ही जा रही है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आन्या ने इतनी बड़ी अचीवमेंट एक ही बार में कैसे हासिल कर ली। तभी उसकी नजर रूपाली और नक्श पर पड़ी, जो कुछ बातें कर रहे थे। उनको देखकर उसने सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहा, बस यह लोग बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं, मुझे यह दोनों बिल्कुल नहीं पसंद। फिर गहरी सांस लेकर वह बैठी रही और आन्या की तरफ देखने लगी, जो थोड़ी सी नर्वस लग रही थी और लगातार बढ़ती हुई बोली से हैरान भी। धीरे धीरे वह बोली लाखों से करोड़ों में चली गई। एक आदमी खड़ा होकर जब यह अमाउंट डिक्लेयर किया तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। 1 करोड़। उस आदमी की आवाज हॉल में गूंज गई, लेकिन उसकी कीमत से बाकी लोगों को भी थोड़ा एक्साइटेड कर दिया। अब कोई भी इस पेंटिंग को छोड़ना नहीं चाहता था, तो वे लोग भी अपनी बोली बढ़ाने लगे। एक आदमी ने खड़े होकर कहा 1 करोड़ 10 लाख। दूसरे ने कहा 1 करोड़ 25 लाख। तो तीसरे ने जवाब दिया 1.5 करोड़। जजेस भी आराम से बैठे हुए ये सब देख रहे थे। वहीं आन्या हैरान होकर अपने मन में सोचने लगी, व्हाट, 1.5 करोड़? ओ माय गॉड, मेरी इस पेंटिंग की इतनी बड़ी कीमत कैसे लग सकती है? वह काफी नर्वस हो रही थी। रूपाली ने नक्श की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। नक्श ने इस इशारे को समझते हुए सिर हिलाया और खड़ा होकर क्लियर अमाउंट बोल दिया, जिसकी वजह से सबके मुंह बंद हो गए। 3 करोड़। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यहाँ तक कि इतना बड़ा अमाउंट सुनकर तो आन्या और चंचल भी हैरान होकर उसे देखने लगी। रूपाली काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रही थी। फिर उसने एटीट्यूड से भरी नजरों से चंचल की तरफ देखा, जो हैरान होकर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एटीट्यूड खास झलक रहा था और यह एटीट्यूड देखकर चंचल का दिमाग खराब हो रहा था। अब तक तो कीमत ठीक ही थी, लेकिन नक्श ने 3 करोड़ की कीमत लगा के सब लोगों को थोड़ा सोच समझकर कदम रखने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद शायद ही किसी ने कुछ कीमत लगाई होगी। एक आदमी ने हिम्मत करते हुए खड़े होकर कहा 3 करोड़ 25 लाख। फिर एक और व्यापारी ने कहा 3 करोड़ 50 लाख। एक और ने खड़े होकर कहा 3 करोड़ 80 लाख। रूपाली बेचैनी से नक्श की तरफ देख रही थी। नक्श को इस बार ऐसी बोली लगानी होगी कि उसके ऊपर की बोली लग ही ना सके। तो फाइनली उसने एक बड़ा अमाउंट बोला, जिस वजह से सबके मुंह फिर से बंद हो गए। 5 करोड़। यह पेंटिंग किसी भी हाल में रूपाली के लिए खरीदनी थी। रूपाली का बहुत मन था इस पेंटिंग को अपने ऑफिस में लगाने का, और नक्श ने वादा किया था कि वह उसे यह पेंटिंग दिला ही देगा। उसके 5 करोड़ के अमाउंट के आगे
किसी ने कुछ नहीं बोला। जज और होस्ट सब हैरान रह गए। आन्या की हैरानी का ठिकाना नहीं था, पर चंचल को गुस्सा आ रहा था। 5 करोड़ में ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बनाई हुई पेंटिंग को नहीं ले सकता। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यह पेंटिंग नक्श खरीद ले, मगर वह कर भी क्या सकती थी। तभी अचानक चंचल के फोन पर एक मैसेज आया। चंचल ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उस मैसेज को देखा। उस मैसेज को देखते ही चंचल की आंखों में शुरू में हल्की हैरानी और एक डेविल सी चमक आ गई। होस्ट ने अनाउंस किया, ओ माय गॉड, 5 करोड़, सच अ बिग अमाउंट। इस खूबसूरत मास्टरपीस को अपने घर ले जाने के लिए क्या कोई इस अमाउंट को क्रॉस कर सकता है? अगर करता है तो अभी बोली लगाइए। 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2। नक्श और रूपाली प्राउड होकर पूरे हॉल की तरफ देख रहे थे। हालांकि पेंटिंग की खूबसूरती लाजवाब थी, लेकिन 5 करोड़ बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए सब लोग सोचने पर मजबूर हो गए। तभी अचानक एक आवाज पूरे हॉल में गूंजी, 10 करोड़। सब लोगों ने चौंक कर उस आवाज की तरफ देखा। इतना बड़ा अमाउंट लगाने वाला आखिर इंसान है कौन? यह पेंटिंग की शुरुआती कीमत 50 लाख से शुरू हुई और 10 करोड़ तक कैसे पहुंच गई? सब लोगों ने देखा तो वह कोई और नहीं, एक लड़की थी, और आन्या की तो आंखें बाहर निकल आई थी। यह सब देखकर वह लड़की कोई और नहीं, चंचल थी। रूपाली चौंक कर चंचल की तरफ देखने लगी। इस लड़की ने रिंग वाली शॉप में भी दोनों की अच्छी खासी बैंड बजाई थी। नक्श भी यह सब देखकर हैरान था, मगर इस बार इस लड़की ने तो जीतने बिल्कुल नहीं देना चाहता। एक बार यह उनकी ऑलरेडी बेइज्जती कर चुकी है। होस्ट ने हैरानी से निकलते हुए कहा, ओ माय गॉड, दिस इज रियली वेरी बिग अमाउंट। 10 करोड़, क्या कोई है जो इस बिग अमाउंट को क्रॉस कर सकता है? ज्यादा बिना सोचे समझे होस्ट ने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा अमाउंट कोई क्रॉस कर पाएगा। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2। इसके आगे वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही नक्श ने कहा, 12 करोड़। सब लोग नक्श की तरफ देखने लगे, पर चंचल उसे इतनी आसानी से जीतने कैसे दे सकती थी। हाथों को छाती पर क्रॉस किए हुए उसने बड़े ही प्राउड तरीके से कहा, 15 करोड़। सब लोग और भी ज्यादा चौंक गए। सब लोगों ने अपने अपने सीने पर हाथ रख लिए। इतना बड़ा अमाउंट के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। आन ने अपना सर पकड़कर बोली, यह बेवकूफ क्या कर रही है, मरवाएगी। इतनी बड़ी कीमत क्यों लगा रही है? तभी नक्श के एक्सप्रेशन खराब हो गए। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, 18 करोड़। ऐसा लग रहा था जैसे अब बात पेंटिंग की नहीं किसी और चीज की थी। शायद रेस्पेक्ट की, शायद ईगो की, क्योंकि वे दोनों अपनी कीमत को नाजायज तरीके से बस बढ़ाए जा रहे थे। भला इस पेंटिंग की इतनी बड़ी कीमत कैसे हो सकती है? नक्श की कीमत सुनकर चंचल ने अपनी आंखों को रोल करते हुए और कीमत लगाई, 20 करोड़। कीमत बहुत ही ज्यादा थी। अब नक्श भी सोचने पर मजबूर हो गया। 20 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मगर वह यह पेंटिंग लेना ही चाहता था रूपाली के लिए। दूसरी तरफ रूपाली अब यह सुनकर गुस्सा भी होती है और टेंशन में भी आ जाती है। यह लड़की आखिर इतनी कितनी अमीर है जो एक नॉर्मल पेंटिंग का इतना बड़ा अमाउंट दे रही है? आखिर चक्कर क्या है? चंचल के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी। उसने आन्या की तरफ देखा। आन्या आंखों ही आंखों में जैसे उसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी। यह क्या कर रही हो तुम, बेवकूफ? मगर चंचल ने आंखों ही आंखों में उसे कहा, शांत रहो, मुझे करने दो, बस देखती जाओ। धीरे धीरे वह कीमत काफी आगे निकल गई। अब काफी सोच समझकर बोली लगाई जानी चाहिए थी। तो आखिर अमाउंट बोलते हुए नक्श ने एक गहरी सांस लेकर कहा, 30 करोड़। उसके बाद चंचल ने अमाउंट को बढ़ाते हुए कहा, 35 करोड़। सबकी सांसें हलक में आ चुकी थी। वहां बैठे जजेस, होस्ट, सारे गेस्ट, सबका कलेजा उनके मुंह में आ चुका था। शर्म के मारे, एम्बेरसमेंट के कारण आन्या की नजर तो ऊपर उठ ही नहीं रही थी। उसने तो अपने चेहरे को हाथ में रख लिया। नक्श अब काफी सोच में पड़ गया था और फिर हिम्मत करके वह अगला अमाउंट बोलने ही वाला था कि तभी अचानक रूपाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। चंचल ने रूपाली की तरफ देखा। रूपाली की आंखों ही आंखों में उसे अमाउंट ना बढ़ाने और यहीं पर क्यूट कर देने का इशारा किया, जिसे देखकर नक्श भी हैरान था। फाइनली 35 करोड़ के ऊपर आकर बोली खत्म हुई और पेंटिंग को चंचल को दे दिया गया। यह सुनकर आन्या की तो आंखें ही बाहर निकल आई, पर चंचल के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पूरे गौरव और एटीट्यूड के साथ एक बार फिर से रूपाली और नक्श की तरफ देखा। नक्श अपनी जगह पर बैठा हुआ था।
क्या हुआ बेबी? नक्श ने कहा। रूपाली ने जवाब दिया, इससे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हम ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं। इतनी कीमत नहीं हो सकती इस एक मामूली पेंटिंग की, नक्श ने कहा। लेकिन यह दूसरी बार था जब तुमने कुछ मांगा और इस लड़की की वजह से मैं तुम्हें वो दे नहीं पाया। मैं सच में तुम्हें ये पेंटिंग देना चाहता था। रूपाली थोड़ी नरम आवाज में उसके हाथ पर अपना हाथ रख के बोली, कोई बात नहीं, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती तुम हो। यह पेंटिंग वगैरह इतना मायने नहीं रखती मेरे लिए, छोड़ो, जाने दो। वैसे भी इस पेंटिंग को 35 करोड़ तक पहुंचाने में घाटा उसी लड़की का हुआ है। मैं आज बहुत खुश हूं कि उस लड़की ने सिर्फ 1 करोड़ की पेंटिंग को 35 करोड़ में खरीदा। उसने भले ही एटीट्यूड में आकर हमसे रेस लगाई, मगर अंत में नुकसान उसका ही हुआ। कोई भी पेंटिंग चाहे कितनी भी बड़ी मास्टरपीस हो, इतनी महंगी तो नहीं हो सकती। रूपाली की समझदारी भरी बातें सुनकर नक्श हल्का सा मुस्कुराया और उसकी हथेली पर किस कर दिया। रूपाली खुश हो गई। वैसे तो उसे चंचल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त नक्श के दिल में अपनी जगह बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जल्द ही चंचल को स्टेज पर बुलाया गया और पूरे अमाउंट का चेक उसने दे दिया। उसके बाद ये अमाउंट आन्या को प्रेजेंट किया गया, लेकिन आन्या ने कुछ ऐसा कहा कि सबकी सांसें एक बार फिर से हलक में अटक गई। आन्या ने अनाउंस किया कि मैं अपने प्राइज मनी को डोनेशन के रूप में अनाथ बच्चों और बूढ़ों लोगों में बांटना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे पैसों से उन बच्चों का इलाज हो जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनकी पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाए। 35 करोड़ जैसी बड़ी कीमत को डोनेशन में देना वाकई हैरान कर देने वाला था। सब अपनी सांस को रोककर बैठे हुए थे। वह बूढ़ा आदमी जिसने आन्या को इनवाइट किया था, उसके होठों पर आज पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट देखने को मिली। यह लड़की सिर्फ शकल से ही खूबसूरत नहीं, बल्कि इसका दिल भी सोने का है। पेंटिंग को चंचल की गाड़ी में रखवा दिया गया। उन लोगों को अमाउंट का चेक देने के बाद जैसे ही चंचल पलटी, अचानक आन्या वहां पहुंच गई और बोली, बेवकूफ, यह क्या किया तुमने? चंचल ने अपनी आईब्रोज उठाई और कहा, मैंने क्या किया? आन्या ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बोली लगाने की? चंचल, 35 करोड़ कम नहीं होते, कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? इस बात पर चंचल ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। और वैसे भी यह पेंटिंग मैंने नहीं खरीदी। चंचल की बात सुनकर आन्या हैरान होकर अपनी आईब्रोज को सुकेड़ लेती है। तुमने नहीं खरीदी मतलब फिर किसने खरीदी? चंचल ने प्राउडली अपना फोन ऊपर उठाया और एक मैसेज आन्या को दिखाया। आन्या ने वो मैसेज पढ़ा तो उसकी सांसें हलक में अटक गई। यह एक अननोन मैसेज था, पर VIP नंबर देखकर आन्या समझ गई थी। मैसेज में लिखा था, दिस इज हर फर्स्ट मास्टरपीस एंड आई वांट इट एनी कॉस्ट। यह मैसेज किसका था, यह समझने में आन्या को देर नहीं लगी। चंचल ने कहा, आज जीजू ने दूसरी बार इनडायरेक्टली उन लोगों को मुंह तोड़ने की, खिलाने की हमारी मदद करी है। उन्होंने मुझे स्पेशली यह बोलने के लिए मैसेज किया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया और मैं भी इतना अमाउंट मेरे मुंह में आ गया, बोल दिया। डीडी के बारे में सोचते ही आन्या की धड़कनें तेज हो गई। फिर भी उसने सोचा, यह बहुत ज्यादा अमाउंट है, डीडी को यह सब करने की जरूरत क्या थी? लेकिन आन्या इस बात को लेकर खुश थी कि उसके दिए हुए पैसों से कुछ लोगों की काफी मदद होने वाली थी। चंचल आन्या से बोली, अब चलें? उसके बाद वे दोनों जाने लगे। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। दोनों के कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो दोनों हैरान हो गए, मगर चंचल के एक्सप्रेशन खराब हो गए। पीछे रूपाली और नक्श खड़े थे। रूपाली ने नक्श की बाहों में बाहें डाल रखी थी और होठों पर एक मुस्कुराहट थी, जबकि नक्श अब भी आन्या की तरफ देख रहा था, आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन, जैसे गहरी सोच में डूबा हो। वह कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा था, मगर पहचान नहीं पा रहा था। वह दोनों चलकर उसके पास आए। आन्या और नक्श ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा, पर फिर आन्या ने अपनी नजरों को हटा लिया। अब सच पूछो तो इस आदमी के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स रह ही नहीं गई थी, ना अभी से देखकर और उसे कुछ फील हो रहा था, ना उसकी धड़कनों में कोई रफ्तार आती। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे नक्श से कोई मतलब ही नहीं। वह वाकई में अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी है। अब कोई है जिससे वो बेहद प्यार करती है। रूपाली ने चंचल से बढ़िया एटीट्यूड में कहा,
सिर्फ कुछ ही कीमत की पेंटिंग्स को तुमने 35 करोड़ में खरीद लिया। वाकई में बड़ा घाटे का सौदा किया। लेकिन वाई द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। वे कहते हैं ना, सिर्फ पैसा आ जाने से आदमी अमीर नहीं होता। फालतू की चीजों में अंधाधुंध पैसा लगाना एक बिजनेस मास्टर सेट बिल्कुल शो नहीं करता। यह वाकई में बेवकूफी थी। इस बात पर चंचल ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, तुमने वो कहावत सुनी है ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो बोली अंगूर खट्टे हैं। उसने इतना ही बोला कि रूपाली के एक्सप्रेशन खराब हो गए, पर फिर भी वह जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बोली, जब अंगूरों की कीमत उसकी औकात से बाहर हो तो उनको लेने का फायदा ही क्या। खैर, रूपाली और चंचल की बहस को इग्नोर करते हुए नक्श ने आन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो, मैं आप जैसे इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपकी पेंटिंग वाकई में बहुत खूबसूरत थी। आई विश कि मैं उसे खरीद पाता। आन्या ने नक्श के हाथ को देखा जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर नक्श के टच करने या हाथ मिलाने का उसका कोई इरादा नहीं था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपने हाथों को जोड़कर कहा, थैंक यू वेरी मच। नक्श का हाथ हवा में ही रह गया। वह थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। फिर उसने अपने हाथ को धीरे धीरे से पीछे कर लिया। आन्या चंचल की तरफ कुछ इशारा करती है और उसके बाद वह वहां से चली जाती है। रूपाली सड़ा हुआ मुंह बनाकर देखती रहती है, पर नक्श की नजरें अब भी उस खूबसूरत लड़की पर थी, यानी कि आन्या पर। वह दोनों गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अथर्व आराम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। कहर उसके ठीक सामने सोफे पर बैठी हुई थी और वे अपने मोबाइल फोन में कुछ काम कर रही थी। अथर्व की नजर कहर पर गई और उसने कहा, बहुत खाली बैठी हो तुम, करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। इस बात पर कहर ने नजर उठाकर अथर्व की तरफ देखा और बोली, अब क्या करूं, आप पर कोई हमला ही नहीं हो रहा। अगर आप पर हमला हो तभी तो मैं आकर आपको बचाकर अपना काम करूं। इस बात पर अथर्व ने थोड़ी सी कड़क आवाज में कहा, तो तुम्हें काम पर लगाने के लिए मैं खुद को जान से मरवा लूं क्या। इस बात पर कहर ने अपने कंधों को उठाते हुए फिर से फोन देखते हुए कहा, अब मेरा तो यही काम है आपको बचाना, इसके अलावा मैं और क्या करूं। अथर्व ने जवाब दिया, जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। कहर ने अपनी नजरें उठाकर अथर्व की तरफ किया और कहा, लेकिन ये काम तो। ये सुनते ही अथर्व ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए, पर कहर चुप हो गई। उसने गहरी सांस लेकर थोड़ा इरिटेशन में फोन को टेबल पर रखा और उठकर बाहर की तरफ चली गई। जाने से पहले अथर्व ने कहा, तुम्हें याद है ना कैसी कॉफी पसंद है मुझे। कहर ने अनमने से जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। यह बोलकर वह जाते हुए धीरे से बड़बड़ाई, सीधा ही मरने का शौक है तो जहर ही खा लो ना। ऐसी कड़वी चीज पीकर अपने अंदर क्यों फूक रहे हो। अथर्व आराम से अपनी कुर्सी पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था और कुर्सी को हल्का हल्का दाएं बाएं हिला रहा था। तभी अचानक उसके कानों में फोन बजने की आवाज गूंजती है। उसने अपनी आंखों को खोला और देखा कि टेबल पर रखा हुआ कहर का फोन बज रहा था और बार बार बज रहा था। क्या उसे जाकर देखना चाहिए। वह थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके बाद वह फाइनली खड़ा हुआ और कहर के फोन की तरफ गया। उसने बाहर की तरफ देखा, पर कहर अब तक नहीं आई थी। उसने कॉल उठाकर स्क्रीन पर देखा, उस पर होम लिखा हुआ था। शायद घर से फोन आ रहा था। अथर्व जानता था कि कहर के घर पर उसके छोटे छोटे भाई बहन के अलावा और कोई नहीं है। इसका मतलब उसका भाई कॉल कर रहा होगा या फिर उसकी बहन। वैसे तो अथर्व का फोन उठाना नहीं बनता था, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हुई तो, कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके भाई बहन ऑफिस टाइम से उसे कॉल क्यों करेंगे। यह बात सोचकर वह सोच में पड़ गया और फिर खुद से कहा, उठा ही लेता हूँ। उसने कहर की कॉल उठाई और फोन कान पर लगाया। तभी दूसरी तरफ से सौम्य की आवाज सुनाई दी, हेलो दीदी, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया कॉल उठाने में। मैं कब से आपका कॉल ट्राई कर रहा हूँ और आज आप ऑफिस क्यों चली गई। मैं अभी उठकर देखा तो आप घर पर नहीं थी। बस आपने मेरे लिए कार्ड छोड़ दिया और काम पर चली गई। आप जानती हो ना कि आज का दिन हम सब साथ में गुजारने वाले थे। आज मेरा बर्थडे है, आप ऐसे कैसे जा सकती हो। अचानक सौम्य की बात सुनकर अथर्व थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज्ड हो गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, मैं बोल रहा हूँ, अथर्व सिंघानिया, तुम्हारी बहन का बॉस। यह सुनकर अचानक सौम्य चुप हो गया।
कुछ सेकंड तक अथर्व को दूसरी तरफ से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। वह फोन चेक करने लगा कि कहीं कॉल कट तो नहीं गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फोन अभी तक चल रहा था। अथर्व ने फोन को फिर से कान पर लगाया और कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ वह एक्चुअली मुझे दीदी से बात करनी थी। उनका फोन आपके पास क्या कर रहा है? अथर्व ने जवाब दिया, वह जरा बाहर किसी काम से गई है, उसका फोन यहीं पर रखा हुआ था, तुम्हारी कॉल आ रही थी तो मैंने उठा लिया। सौम्य ने हल्का सा सर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। इसके बाद अथर्व ने कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है? सौम्य ने जवाब दिया, हाँ, हम हमेशा मेरे बर्थडे पर बाहर घूमने जाते हैं और पायल के बर्थडे पर भी। हम पूरा दिन साथ में रहकर सेलिब्रेट करते हैं, मगर आज दीदी के ने बस मेरे लिए एक हैप्पी बर्थडे का कार्ड छोड़ा और उसके बाद काम पर चली गई। क्या आप आज के लिए उन्हें छुट्टी नहीं दे सकते? सौम्य की बात सुनकर अथर्व थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, तुम जानते हो ना तुम्हारी बहन मेरे लिए क्या क्या काम करती है? सौम्य ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, वह आपकी प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वह आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सौम्य की बात सुनकर अथर्व स्पीचलेस हो गया। क्या मतलब इस लड़के का कि वह उससे ज्यादा स्ट्रांग है? फिर उसने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई फाइटर नहीं। लोगों से फाइट करना मेरा काम नहीं है। मैं अपने लिए गार्ड्स इसलिए हायर करता हूँ ताकि वह मेरे बिहाफ पर फाइट कर सकें। इस बात पर सौम्य ने कहा, हाँ तो आप उनको भी इसलिए हायर करते होंगे ना क्योंकि वह लोग आपसे स्ट्रांग है और आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग। मेरी दीदी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, एक लड़का होने के नाते मैं समझ सकता हूँ जब कोई लड़की हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती है तो हमारा मैन ईगो हर्ट हो जाता है। आपका भी हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, अब इसकी आदत डाल लीजिए। सौम्य की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आईब्रोज उठाई और बोला, बोलने में तो तुम अपनी बहन के भी उस्ताद लगते हो। सौम्य ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर कहा, हम दोनों भाई बहन जो हैं, तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या आप उन्हें छुट्टी देंगे आज के लिए? इस बात पर अथर्व ने कुछ सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, लेकिन शाम को मैं उसे जल्दी ही फ्री कर दूंगा ताकि रात को तुम्हारे साथ अगर सेलिब्रेट कर सके। अथर्व की बात सुनकर एक पल के लिए सौम्य का मुंह उतर गया, पर फिर कहता है, ठीक है, पर उन्हें जल्दी भेज देना। वह फोन रखने ही वाला होता है कि सौम्य की आवाज सुनकर एक बार फिर से अथर्व फोन को कान पर लगा लेता है। अच्छा सुनो, आज मेरा बर्थडे है, हम रात को घर में पार्टी करेंगे। अगर आप आओगे तो आओगे तो नहीं, वैसे कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अथर्व ने जवाब दिया, सॉरी लेकिन मेरे पास फालतू की चीजों के लिए वक्त नहीं, मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। अथर्व की बात सुनकर सौम्य ने अपनी आंखों को सुकेड़ लिया। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी, जो हाथ में मोबाइल फोन लेकर भागते हुए सौम्य के पास आकर बोली, सौम्य यह देखो, मैंने कर दी दीदी की ब्लाइंड डेट के लिए इस लड़के को ढूंढा है। आज रात को कहर दीदी से मिलना चाहता है। पार्टी खत्म होने के बाद हम कहर दीदी को वहां पर भेज देंगे। कैसा है? हैंडसम है ना? मुझे तो काफी पसंद आया। पायल की बात सुनकर एकदम से अथर्व की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी तरफ से सौम्य ने भी उस तस्वीर को देखा। लड़का काफी हैंडसम लग रहा था। उसने कहा, हाँ अच्छा तो है, तो ठीक है, आज रात को हम दीदी को ब्लाइंड डेट पर भेज देंगे। पार्टी के बाद पायल खुश हो जाती है यह और तस्वीर को देखते हुए वहां से चली जाती है। अथर्व हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ था कि तभी अचानक उसे सौम्य के कुछ बोलने की आवाज सुनाई दी। हेलो। अथर्व थोड़ा होश में आकर बोला, हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा तुम्हारी दीदी को। यह बोलकर अथर्व ने कॉल कट कर दिया। सौम्य थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, अजीब पागल आदमी है। उसके बाद वह भी फोन रखता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अथर्व ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अपने हाथों को आपस में जोड़कर उन पर अपने चेहरे को रख कर बैठा हुआ था और सौम्य की बात को सोच रहा था। पायल ने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए वह थोड़ा अजीब फील करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ा सा परेशान हो रहा था। क्या सच में वो आज रात को ब्लाइंड डेट पर? तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। कहर बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म में हाथ में कॉफी का कप लेकर वहां पर खड़ी हुई थी। वह अंदर आई और कॉफी के कप को नीचे रखते हुए कहा, अच्छे से आप
का कप धोकर क्लीन करके उसके बाद कॉफ़ी लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको आपकी यह कड़वी सी कॉफ़ी पसंद आएगी। यह बोलकर कहर वहाँ से सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपना फ़ोन उठाकर उसमें बिजी हो जाती है। अपनी कॉफ़ी को उठाकर अथर्व की तरफ करते हुए सोचा कि क्या सच में वह आज रात को किसी के साथ ब्लाइंड की डेट पर जाने वाली है। उसने सौम्य से कहा कि वह लड़का हैंडसम है। क्या वह सच में हैंडसम है? क्या मुझसे भी ज्यादा हैंडसम हो सकता है? अगर कहर उसे डेट करने लगी तो हाँ, तो फिर मुझे क्यों इतना फर्क पड़ता है? करना है तो 100 बार करे, मुझे क्या। इतने में अथर्व कॉफी पीता है। जब वह एकदम से कॉफी पीता है तो गरम गरम कॉफी उसके होठों पर लगती है और उसके होठ एकदम से हल्के से जल जाते हैं। वह तुरंत कप को पीछे करके हल्का सा चिल्लाता है। कहर अचानक अथर्व की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ सर, आर यू ओके? अथर्व ने जवाब दिया, हाँ हाँ। वह जरा कॉफी कुछ ज्यादा ही गर्म थी। कहर ने थोड़ी सी कड़क आवाज में कहा, तो फिर ध्यान से पीजिए ना। ध्यान कहाँ है आपका? कहर की कड़क बात को सुनकर अथर्व अपनी आईब्रोज को सुकेड़ते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज मी, यह किस टोन में बात कर रही हो तुम मुझसे? तमीज से बात करो। कहर ने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब, मैं तो यह बोल रही थी कि थोड़ा संभल कर पीजिए बॉस। एक तो वैसे ही आप इतने हैंडसम हैं, ऊपर से आपके होठ भी जल गए तो कैसे लगेंगे? अथर्व को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कहर उसे ताना मार रही है, यह लड़की भी ना। उसके बाद वह उसे इग्नोर करके आराम से अपनी कॉफी पीने लगा। ऑफिस में राजवीर अपने कैबिन की तरफ चलकर आ रहा था और उसके साथ साथ नूर भी आ रही थी। उसके हाथ में आईपैड था और वह उनके पूरे दिन की दिनचर्या को राजवीर को एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, आज कोई खास काम नहीं है, बस क्रिस्टल होटल में एक छोटी सी मीटिंग है। उसके बाद इन्वेस्टर्स के साथ वहां पर लंच करना है, फिर वहां से हमारी नई बिल्डिंग के लोकेशन पर चलना है। बस आज के लिए इतना ही। राजवीर कैबिन में पहुंचता है, अपने सूट को निकालते हुए वहां पर रखता है और फिर आराम से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हुए बोला, हाउ ऑल राइट। उसके बाद वह अपने लैपटॉप को खोलकर लोकेशन से रिलेटेड थोड़ी स्टडी फोकस करने लगता है। नूर वहीं पर खड़ी हुई राजवीर के हैंडसम से चेहरे को देख रही थी। उसकी नजरें बस राजवीर के चेहरे पर थी, चिपकी हुई थी। इतने दिनों से वह राजवीर के साथ रह रही थी। उसने कभी राजवीर को गलती से भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह कौन है, लेकिन इस बात को लेकर हैरान थी कि अब तक यह उस राजवीर से नहीं मिली जो अपने आप को आरजे बोलता है और उसे पहचानता है। क्या अजीब सी बात है। नूर समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है। अब तक उसे वो याददाश्त वापस लौटकर नहीं आई और आएगी तो कब आएगी। असल में बात यह थी कि आरजे ने बाहर निकलने की कई बार काफी कोशिश की, मगर राजवीर इस बार पूरा इरादा बना लिया था कि वह आरजे को बाहर नहीं निकलने देगा और अपनी पूरी कोशिश लगाकर उसे अपने अंदर बंद करके रखेगा। काम करते करते अचानक राजवीर की नजर नूर के ऊपर पड़ी, जो होठों पर मुस्कुराहट को लेकर बड़े ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक खुद को ऐसे देखते हुए देखना राजवीर को थोड़ा अजीब लगता है। वह अपना गला साफ करता है, जिससे नूर थोड़ा होश में आकर सीधा खड़ी हो जाती है। राजवीर थोड़ा ऑकवर्ड होकर नूर से बोला, ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे काम करने दो। राजवीर की बात सुनकर नूर मुंह बनाते हुए बोली, पर मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊं? नूर की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा तो नूर ने बात को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरा आप पास होना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं काम करती हूँ, मैं यहीं पर कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। नूर बिना राजवीर के कुछ भी बोलने का इंतजार किए फटाफट उसके अपोजिट साइड पर लगी हुई कुर्सी पर बैठ गई। नूर जब से इस ऑफिस में आई है, उसका हमेशा का काम था राजवीर के आसपास रहने का। वह उससे चिपक कर रहती थी। राजवीर किसी भी मीटिंग के लिए कहीं भी जाता तो वह उसके साथ साथ रहती। उसके पूरे काम को नूर हैंडल करती थी। राजवीर कभी कभी तो वाकई में उसके काम से हैरान हो जाता था। वह इतना अच्छा काम करती थी जितना तो आज तक तलपड़े ने भी नहीं किया होगा। तलपड़े से याद आया, बेचारे तलपड़े को राजवीर ने 1 महीने की छुट्टी देकर कहीं भेज दिया, क्योंकि उसे काफी वक्त से बेचारे को छुट्टी नहीं मिली थी। वह कई सालों से लगातार राजवीर के लिए काम कर रहा था। फिलहाल राजवीर ने कुछ वक्त के लिए नूर को अपना पर्सनल सेक्रेटरी हायर किया था। उसने सोचा था कि वह ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहेगी, नूर को किसी और जॉब के लिए सेट कर देगा। तब तक के लिए उसने तलपड़े को आराम से अपने हॉलीडे वेकेशन अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए कहा था।
तलपड़े खुश तो हो गया था, पर इस चीज से दुखी था कि वह राजवीर को अकेला छोड़कर जा रहा है। फाइनली वह अपनी फैमिली के साथ आराम से चिट्ठी एंजॉय करने के लिए चला गया और उसका काम संभाल रही थी नूर। डस्टर को हैंडल करना, प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देना, यहाँ तक कि बहुत अमेजिंग आइडियाज भी देना। नूर मीटिंग्स को बहुत गौर से अटेंड करती थी, राजवीर को काफी सारे सेशंस भी देती थी। उसका दिमाग बिल्कुल किसी बिजनेसमैन की तरह चलता था, और क्या अमेजिंग चलता था। राजवीर नूर की तरफ देखते हुए सोचता ही रह गया, अगर ब्यूटी विद ब्रेन की बात हो तो नूर भी उन लड़कियों में से आती है जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होती हैं। लेकिन वह ये कहाँ जानता था कि उसकी सो कॉल्ड पर्सनल सेक्रेटरी सिंघानिया खानदान की सबसे छोटी राजकुमारी है और सिंघानिया एम्पायर की फाइनेंशियल डायरेक्टर है। राजवीर अपने लैपटॉप पर गहराई से काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ नूर अपनी डेस्क पर बैठी फाइल्स चेक कर रही थी। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज और पेज पलटने की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। नूर एक मोटी फाइल के पन्ने पलटते पलटते अचानक रुक गई। उसकी नजर एक खास सेशन पर ठहर गई और उसके माथे पर हल्की सी सिकन आ गई। उसने उस पेज को ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। सर, नूर ने राजवीर को आवाज लगाई। राजवीर ने बिना नजर उठाए लैपटॉप स्क्रीन से ही जवाब दिया, नूर उठकर हाथ में मोबाइल लेकर राजवीर के बगल में आकर खड़ी हो गई। फाइल को सामने रखकर राजवीर को कुछ दिखाते हुए कहा, सर, ये प्रोजेक्ट फाइल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एडजस्टमेंट किया जा सकता है जो बजट को ऑप्टिमाइज करेगा और प्रॉफिट्स मार्जिन बढ़ा देगा। यह सुनते ही राजवीर ने अपना ध्यान स्क्रीन से हटाकर नूर की ओर किया। क्या एडजस्टमेंट? उसने थोड़ा सा क्यूरियस होकर पूछा। नूर ने फाइल के किसी पॉइंट पर अपनी उंगली रखकर राजवीर को दिखाते हुए कहा, देखिए सर, अगर हम इस खर्च को रिलोकेट करके इसे दूसरे लोकेशन में इन्वेस्ट करें तो इसमें हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा और साथ ही ये स्ट्रेटजी हमें क्लाइंट की ओर से ज्यादा एक्सपीरियंस दिला सकती है। राजवीर ने फाइल को ध्यान से देखा और नूर के बताए पॉइंट पर गौर किया। कुछ सेकंड के लिए वह बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसके दिमाग में कुछ प्रोसेस हो रहा हो। अरे हाँ, यह तो, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अमेजिंग! उसकी आवाज में सरप्राइज और प्रशंसा दोनों साफ झलक रहे थे। तुमने इसे नोटिस कैसे किया? सर, मैंने पिछले डेटा और कंडीशन को कंपेयर किया, उसी से समझ में आया कि यह पॉसिबल है। यह बस एक आइडिया है, लेकिन मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, नूर ने कहा। राजवीर ने फाइल बंद करते हुए एक हल्की मुस्कान दी। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है नूर, यह एक मास्टर स्ट्रोक है। तुम्हारी इस एनालिसिस हमारे पूरे प्रोजेक्ट को एक नई दिशा दे सकती है। वेल डन। अचानक राजवीर ने देखा कि नूर उसके बेहद करीब खड़ी थी, टेबल की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई। एकदम से राजवीर ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें नूर के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स पर जाने लगी जैसे दिखते हैं। उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए। नूर उसके काफी करीब थी, उसको खुशबू वह महसूस कर सकता था, मगर उसने तुरंत अपने चेहरे को थोड़ा थोड़ा पीछे कर लिया। नूर भी थोड़ा ऑकवर्ड होकर सीधी खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों काफी ऑकवर्ड रहे। फिर अपना गला साफ करते हुए राजवीर ने कहा, काफी अच्छी डिटेलिंग पकड़ी है तुमने, अच्छा काम किया। नूर मुस्कुराकर अपने बालों को पीछे करके बोली, यह तो मेरा काम है सर, थैंक यू कि आपको मेरा काम पसंद आया। राजवीर नूर की तरफ देखकर बोला, वैसे एक बात बोलूं, क्या तुम सच में उस आदमी की सेक्रेटरी थी जो तुम्हारा पहले वाला बॉस था? यह सुनकर अचानक नूर थोड़ा सा झेपती है और कहती है, यस सर, हाँ, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अचानक से राजवीर ने एक बार फिर से पूछा, क्या तुम वाकई में किसी बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग नहीं करती? नूर थोड़ा सा नर्वस हो गई, पर अपनी नर्वसनेस को चेहरे पे ना दिखाते उसने कॉन्फिडेंस के साथ सर हिला दिया। राजवीर ने कहा, अजीब बात है, तुम्हारा दिमाग तो किसी बिजनेस वुमेन की तरह चलता है। इतनी गहराई से कोई सेक्रेटरी किसी बात को कैसे पकड़ सकता है जैसे तुमने पकड़ लिया? इट्स अमेजिंग, तुम काफी टैलेंटेड हो, काफी आगे जाओगी। यह सुनकर नूर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे ट्रीट दे सकते हैं, क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं? अचानक नूर की बात सुनकर राजवीर ऑकवर्ड हो गया। कॉफी पर? नहीं, वो अपनी सेक्रेटरी के साथ कॉफी पर कैसे जा सकता है? बिल्कुल नहीं, राजवीर ने कहा, देखते हैं, कभी टाइम मिला तो।
उसके बाद वह फिर से अपने लैपटॉप में घुस जाता है। उसे देखकर नूर मुंह बनाते हुए सोचने लगी, खड़ूस कहीं का, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कॉफी पर नहीं जाना चाहता। अब और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे इसे पटाने के लिए। राजवीर लंच के बाद आराम से अपने कैबिन के बाथरूम में जाता है और अपने हैंड वॉश करता है, चेहरे को वॉश करता है। तभी अचानक से अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। एकदम से राजवीर अपना सर पकड़ लेता है और चौंक कर आईने की तरफ देखता है। आईने में वह खुद के ही चेहरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप को गुस्से में देख रहा था। ये शायद आईने से राजवीर को आरजे की परछाई दिख रही थी जो उसे गुस्से से देख रही थी। लेट मी आउट राजवीर, बाहर आने दो मुझे। लेकिन राजवीर बिल्कुल होने नहीं देना चाहता था। उसने अपने सर को कस के पकड़ लिया था, पर वह डार्क आंखों से आईने में देखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें लौटकर नहीं आने दूंगा। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे शरीर पर कब्जा करने का। मैं चाहे कमजोर हूँ या कुछ भी रहूं, मगर यह शरीर मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। चले जाओ यहाँ से। राजवीर खुद को कंट्रोल करने की, अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। जब वह जज्बातों में काफी कमजोर हो जाता है और घबरा जाता है, इस वक्त आरजे को मौका मिल जाता है हमेशा उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने का। मगर आज वह घबराना नहीं चाहता था और ना ही आरजे के सामने कमजोर पड़ना चाहता था। वह आरजे को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने दे सकता था। यह उसकी बॉडी है, उस पर सिर्फ उसका हक है। आरजे बाहर निकलने की कोशिश में था, मगर राजवीर ने उसे बिल्कुल निकलने नहीं दिया। थोड़ी ही देर में राजवीर बाथरूम से बाहर निकलता है, सोफे पर आकर बैठ जाता है और फिर आराम से लेट जाता है। उसकी सांसें बड़ी गहरी थी, माथे पर पसीना आया हुआ था, मगर उसने खुद को शांत किया। बस उसे ऐसे ही अपने पास से लड़ते रहना है। वह कमजोर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर लेटने के बाद वह राजवीर को नींद आ गई और वह हल्की सी झपकी लेने लगा। थोड़ी देर में कैबिन का दरवाजा खुलता है और हाथों में कुछ फाइलें लेकर नूर कैबिन के बाहर से अंदर आती है। सर, यह आपकी फाइल्स जो आपने मंगवाई थी। तभी अचानक वह देखती है कि राजवीर सोफे पर बहुत आराम से सो रहा था। राजवीर को देखते ही नूर की आंखें और उसके चेहरे पर ठहर जाती हैं। उसका लंबा चौड़ा शरीर सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। राजवीर काफी ज्यादा शांत और प्यारा लग रहा था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी, हाथ में लगी हुई फाइल वहीं सोफे पर रखी और फिर वह राजवीर के पास जाने लगी। वह उसके बगल में टेबल के ऊपर बैठ गई और अपने चिन के नीचे अपने हाथों की हथेली को रखकर बड़े ही प्यार से राजवीर के खूबसूरत से चेहरे को निहारने लगी। नूर ने एक गहरी सांस लेकर राजवीर के चेहरे को देखते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों हैंडसम लड़के देखे हैं, मगर जो खूबसूरती इस इंसान की है, ओ माय गॉड, जरूर इसके मॉम डैड काफी ज्यादा खूबसूरत रहे होंगे, इसलिए तो राजवीर भी इतना ज्यादा हैंडसम है। इसे यह जीन्स जरूर अपने पेरेंट्स से ही मिले होंगे। इतना परफेक्ट है इसका चेहरा, इसका लुक्स और इसकी बॉडी, ये होठ, ये कितने रसीले लग रहे हैं। ऐसा मन कर रहा है जैसे इस चेहरे को अपने हाथों में पकड़ो और इन होठों को खा जाऊं। ऐसा लग रहा है जैसे राजवीर को अपनी बाहों में लेकर उसके चेहरे पर बहुत सारे किस कर दूं। फिर एक गहरी सांस लेकर उदास सा मुंह बनाकर वह खुद से बोली, मगर राजवीर तो मुझे अपने करीब आने तक नहीं देता। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मेरा दिल उसके ऊपर आ गया था। ओ गॉड, सो हैंडसम। नूर धीरे से राजवीर के करीब आई और फिर प्यार से अपने हाथ को उठाकर राजवीर के चेहरे पर उसके चेहरे पर सहलाने लगी। नूर देख सकती थी कि राजवीर गहरी नींद में सो रहा था, तो वह खुलकर अपनी बातों को उसे बोल सकती थी। वह राजवीर से बोली, तुम इतने नखरे क्यों करते हो मेरे करीब आने में? हाँ, इतना ऑकवर्ड क्यों हो जाते हो? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। पहली बार तुम्हें देखा था ना, तो मेरे दिल में पहली बार किसी लड़के को देखकर दुपचिक हुई थी। तुम खास हो मेरे लिए राजवीर, बहुत खास। मैं बेसब्र हूँ, उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम भी मेरे लिए कुछ फील करोगे, मेरे करीब आओगे, मुझे अपनी बाहों में भरोगे। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है उस वक्त का। नूर की नजर राजवीर के होठों पर जाती है। अपने अंगूठे से हल्के से राजवीर को होठों को सहलाते हुए उसने कहा, हॉट, तुम्हें आइडिया भी नहीं है इन पर किस करने के लिए मैं कितनी तड़प रही हूँ। क्या करूँ
अगर तुम्हें बुरा न लगे। नूर मुस्कुराई और धीरे से अपना चेहरा राजवीर के करीब लेकर आई। उसने राजवीर के होठों पर हल्के से अपने होठों को रखकर एक छोटा सा किस किया। उसके बाद अपने चेहरे को पीछे ले जाकर राजवीर से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, मगर एक दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नूर खड़ी हो गई। सोते हुए राजवीर को एक टक को सेकंड प्यार से निहारने के बाद वह कमरे से चली गई। नूर जैसे ही कैबिन का दरवाजा बंद किया, राजवीर की आंखें खुल गई। उसकी आंखें फट गई और सीना बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। गहरी गहरी सांस लेने लगा, जैसे कई देर तक सांस रोककर खड़ा था। अचानक उसके माथे पर बहुत सारा पसीना आ गया। वह एकदम से सोफे के ऊपर उठकर बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर शौक से भरे एक्सप्रेशन थे। उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा। उसका दिल बेहद मचल रहा था। उसके सीने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसकी धड़कन रुक जाएगी। इतनी तेज दिल धड़क रहा था। ओ गॉड, ये क्या था? क्या देखा उसने? क्या महसूस किया? क्या सुना उसने? अभी अभी एक्चुअली नूर के बारे में जो कुछ सुना, उसे याद करते हुए खुद से पूछा। जब नूर कमरे के अंदर जाकर राजवीर को पुकार रही थी तो राजवीर इतनी गहरी नींद में नहीं था कि उसकी आवाज ना सुन सके। हाँ, बस कुछ ऐसा था जैसे वह जागना नहीं चाहता था, मगर वह काफी थका हुआ था, इसलिए अपनी आंखों को अपनी बॉडी को मिला नहीं पा रहा था, जैसे कि वैसे ही पड़ा रहा। फिर उसने महसूस किया कि नूर उसके करीब आकर खड़ी हो गई, फिर उसके बगल में बैठ गई और फिर उसे देखने लगी। उसकी सारी बातों को राजवीर ने अपने कानों से सुना। अब अगर उसने आंखें खोल ली तो वह इतना शर्मिंदा हो जाएगा कि बस पूछो ही मत। ऊपर से नूर भी उसकी बातों को सुनकर राजवीर की धड़कन तेज हो रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब नूर ने उसके होठों पर किस किया। उस वक्त राजवीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी सीने से बाहर निकलकर गिर जाएगा और जोर जोर से नाचने लगेगा। अजीब सी फीलिंग आ रही थी उसे, मगर नूर का करीब होना उसे अच्छा महसूस करवा रहा था। उसने कहा था कि वह उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है। वैसे अगर देखा जाए तो राजवीर भी ऐसा नहीं था कि नूर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था। नूर इतनी खूबसूरत थी कि पूरे ऑफिस में उसकी पर्सनैलिटी सबसे अलग थी। ऑफिस की लड़कियां तो उसे बहुत जलन महसूस करने लगी थी, क्योंकि वह हमेशा अपने हैंडसम बॉस के इर्द गिर्द ही रहती थी। नूर का कपड़े पहनने का स्टाइल, उसकी स्मार्टनेस, उसकी प्यारी टिमटिमाती हुई आंखें, उसके गुलाबी से होठ, हर एक चीज राजवीर को उसकी तरफ अट्रैक्ट करते थे। मगर राजवीर उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता। कभी कभी तो उसे वह लम्हे भी याद आते थे जो पेरिस में दोनों ने एक साथ गुजारे थे, मगर राजवीर ने कभी भी नूर के करीब जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे जितना हो सके उतना खुद से दूर रखने और इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो उसके करीब आना उसे सही नहीं लगा। मगर आज नूर के मुंह से बहुत सारी बातें सुनकर राजवीर का दिल जैसे एकदम से बेचैन सा हो गया था, और जब उसने अपने होठों को उसके होठों पर रखा तो राजवीर के बदन में अजीब सा करंट दौड़ गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था यह किस, मगर हो गया। उसकी खुशबू इतनी मदहोश कर देने वाली थी, सो अमेजिंग। राजवीर ने तुरंत पानी का गिलास उठाकर पूरा गिलास खाली कर दिया और फिर गहरी सांस लेकर सोफे पर अपना सर रखकर छत की तरफ देखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? यह लड़की आखिर मुझसे चाहती क्या है? अथर्व की गाड़ी कहर के घर के बाहर आकर रुकती है और कहर थोड़ा सा हैरान थी। वह अथर्व से बोली, सर आपको क्या जरूरत थी मुझे छोड़ने की? मैं खुद ही आ जाती। अब मुझे आपको छोड़ने के लिए घर जाना पड़ेगा। वैसे भी आप सिर्फ मेरे साथ आए हैं, कोई और सिक्योरिटी भी नहीं है आपके पास। अथर्व ने कहर से कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें छोड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है। अथर्व की बात सुनकर कहर ने आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है और अथर्व की तरफ देखती है। वह हैरान लग रही थी। उसने कहा, आपको यहाँ पर किसने इनवाइट किया है? मैं कुछ समझी नहीं। अथर्व ने सीट बेल्ट निकालते हुए जवाब दिया, आज तुम्हारे छोटे भाई सौम्य का बर्थडे है ना, उसका फोन आया था तुम्हारे फोन पर, तो मैंने जरा उठा लिया। तुम उस वक्त कॉफी लेने गई थी। यह सुनकर कहर हैरान होती है, आपने मेरा कॉल उठाया? अथर्व थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, हाँ वह बार बार बज रहा था तो मैंने उठा लिया, सॉरी।
तो तुम्हारे भाई ने बताया कि आज उसका बर्थडे है और आज उसे पर्सनली मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है खाने पर। यह सुनकर कहर चौंक गई। क्या सौम्य ने मोगैम्बो को खाने के लिए इनवाइट किया है? यह पागल हो गया है क्या? क्या जरूरत थी उसे यहाँ इन्हें इनवाइट करने की? ओ गॉड, यह बच्चे भी ना। अथर्व ने कहर की तरफ देखा और कहा, लगता है तुम नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊं। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ। तभी अथर्व की बात सुनकर कहर थोड़ा ऑकवर्ड हो गई और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए ना प्लीज। वो एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, एकदम से सुना ना तो थोड़ा सा हैरान हो गई। आप प्लीज आइए, मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद कहर मन ही मन में बोली, सौम्य के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू रुक जरा बस। अथर्व ने पीछे की सीट से पैकेट निकाला और कहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, यह तुम्हारे भाई का बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से, तुम दे देना उसे। कहर गिफ्ट को देखकर बोली, अरे इसकी क्या जरूरत थी, आपने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। वह तो छोटा बच्चा है, उसमें बस ऐसे ही बोल दिया होगा, आपको गिफ्ट लाकर देने की कोई जरूरत नहीं थी। अथर्व ने जवाब दिया, हम किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, किसी के बर्थडे पर तो बिल्कुल भी नहीं। कहर हल्का सा मुस्कुरा दी पर काफी ऑकवर्ड लग रही थी। दोनों गाड़ी से निकले और घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए, अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबाते हुए। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए कहर ने दरवाजे की बेल को बजाया। अथर्व चुपचाप वहां पर खड़ा घड़ी में टाइम देख रहा था और दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा खुलता है, अंदर से एक छोटी सी खूबसूरत सी बच्ची उन दोनों को देखती है। पायल जैसे ही अथर्व को देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसकी आंखों में जैसे चमक आ जाती है और वो हैरान लग रही थी। मिस्टर हैंडसम, आप यहाँ पर? टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।